नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईएमआई और लोन को कैसे कम करें। जैसे आपको ये बहुत अच्छी सुविधा मिलती है ताकि आप लोन लेकर अपना सपनों का घर ले सकते हैं, अपने सपनों का कार ले सकते हैं, अपने सपने का कोई भी चीज ले सकते हैं। कोई आपका आवश्यकता वाला चीज है, आपके पास उस टाइम पूरा पैसा नहीं है लेकिन आपको वो चीज चाहिए, तो आप क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं ईएमआई पर। उसका अवधि सेट कर देते हैं 6 मंथ, 12 मंथ, होम लोन है तो 20 ईयर्स, 10 ईयर्स, 30 ईयर्स, वो आप सेट करके लोन से वो चीज ले लेते हैं। ले तो लेते हैं लेकिन बाद में आता है कि अब इसको कम कैसे करें, ईएमआई इतना जा रहा है। एक फिक्स्ड पैसा जो रहता है सैलरी का या फिर आपके इनकम का, वो बंध जाता है कि इतना तो ईएमआई में ही चले जाना है। उससे आप फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्ट या फ्यूचर के लिए सेव नहीं कर पाते हैं। तो वो लोन टेन्योर कम करने का, लोन पहले खत्म करने का और लोन ईएमआई कम करके जल्दी कम इंटरेस्ट में अपना पूरा प्रिंसिपल अमाउंट कैसे चुकाना है, इसके रास्ते अब एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट है, आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक लोन ले रखा है, उसका फिक्स्ड ईएमआई जा रहा है हर मंथ, लेकिन आपको कहीं से बीच में साइड इनकम आ गया किसी बिजनेस से या बोनस मिल गया आपको, तो उस पैसे को आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। वो आपके डायरेक्ट जो आउटस्टैंडिंग बिल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उससे डिडक्ट होगा। उसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं जाएगा और ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा फीस कट होगा उसमें। तो आप एक्स्ट्रा पार्ट पेमेंट करके आउटस्टैंडिंग बिल अमाउंट को कम कर सकते हैं। ये करने की कुछ और तरीके भी है, जैसे हर साल 1 या 2 एक्स्ट्रा ईएमआई पे कर देने का, या पार्ट पेमेंट के रूप में मिनिमम 3 ईएमआई जितना अमाउंट आपके हाथ में हो जाता है तो वो पे कर देने से। या फिर आप प्री पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने एक लैपटॉप लिया है 70,000 में, उसका आपने 6 मंथ का ईएमआई रखा है कि मैं 6 मंथ में चुकाऊंगा, लेकिन आपको वो 60,000 कहीं और से भी बेनिफिट हो गया, सैलरी आ गया, कहीं से भी कुछ भी, वो आपको 60,000 हैंड में आ गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, बैंक से रिक्वेस्ट कीजिए कि मैं ये ईएमआई को क्लोज करना चाहता हूँ, और वो 60,000 आपको कन्वर्ट कर देगा, आपके क्रेडिट कार्ड में आ जाएगा और आप उस 60,000 को वंस क्लियर कर सकते हैं। आपका जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है वो आपको नहीं लगेगा। यहाँ पर आप एक और चीज देख सकते हैं कि हाँ, अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये सब मुझे नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शंस दे रहे हैं, तो वो नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन लूंगा तो मुझे इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा। लेकिन ये बात बहुत गलत है। ये आपको नो कॉस्ट दिखाता तो है, पर हर ईएमआई के कटने के चार्जेस में, उसका जीएसटी में आपका एक्स्ट्रा पैसा जा ही रहा है। तो ईएमआई हमेशा अच्छा चीज नहीं होता है अगर नो कॉस्ट ईएमआई के रूप में भी मिल जाए। खास करके पर्सनल लोन्स जब लेते हैं, आजकल बहुत सारे कंपनीज मिल गए हैं जो आपको बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन के 5-10 मिनट में पर्सनल लोन दे देते हैं। जैसे क्रेडिट बी हुआ, जैसे एयरटेल फाइनेंस हुआ, जैसे टाटा फाइनेंस हुआ, बजाज फाइनेंस हुआ, नहीं तो कितने सारे कॉल्स आते ही रहते हैं, हेलो सर आपको लोन की जरूरत है क्या, कर बोलते हुए। तो पर्सनल लोन मिल तो जाता है लेकिन उसके बाद उसका चुगतान बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि होम लोन या कार लोन की तरह कम इंटरेस्ट रेट नहीं रहता है पर्सनल लोन्स पे। 16%, 20%, 24% इस तरह रहता है। तो वो जो इंटरेस्ट रहता है आपको, आप समझिए 2.5 साल, 5 साल में 2.5 साल अगर आप सिर्फ ईएमआई देते रहेंगे, आपको पता चलेगा कि सिर्फ इंटरेस्ट ही पे कर रहे हैं, प्रिंसिपल कुछ पे ही नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये जो छोटे छोटे लोन्स लेते हैं, पर्सनल लोन्स, चाहे कोई डिवाइस खरीदने का, फ़ोन खरीदना है, जैसे इससे पहले एक वीडियो हम किए थे कि दिखावे के लिए कैसे ईएमआई पे आईफोन खरीद लेते हैं। हाँ, ईएमआई पे आईफोन खरीद लिया दिखावे के लिए, फिर ईएमआई देते देते वो एक्स्ट्रा पैसा कट जाता है। तो ये सब मामलों में क्या करना है, जैसे ही हाथ में पैसा हो जाता है थोड़ा बहुत, या उस अमाउंट जितना पैसा हो जाता है, तो प्री पेमेंट कर सकते हैं। मतलब टेन्योर से पहले पूरा अमाउंट जितना है बिना इंटरेस्ट के, वो सब को आप एक बार में पे करके अपना लोन क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे थर्ड पॉइंट क्या है, लोन ट्रांसफर करें। जैसे मान लीजिए आप किसी बैंक से ऑलरेडी लोन ले चुके हैं और वहां इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और कोई अदर बैंक आपको उससे कम रेट में प्रोवाइड कर रहा है। आपका क्रेडिट कार्ड स्कोर देख के, आपका इनकम स्टेबल है देख के, आप किस तरीके से लोन को चुका रहे हैं हर मंथ वो देखकर, तो आप जरूर लोन ट्रांसफर की ओर जाए। उससे पहले एक बार चेक कर ले कि आपको जो पहले वाले बैंक में प्री क्लोजर चार्जेस है, टेन्योर है, वो प्रोसेसिंग फीस, ये सब मिलाकर सेकेंड बैंक में फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, टेन्योर, ये सब चेक कर ले।
तभी जाए। ऐसा नहीं कि आपको कुछ पैसे बच रहे हैं और इधर उतना पैसा चार्जेस में जा रहा है तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ पर एक टिप जरूरी है देने का। कुछ बैंक्स होते हैं जिसमें से लोन मिलना मुश्किल होता है, तो इनिशियली आप लोन कोई और सोर्स से ले लेते हैं, कुछ फाइनेंसिंग कंपनी से ले लेते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट जो है वो मेन स्ट्रीम बैंक से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आप कुछ महीने ये लोन चुकाने के बाद फाइनेंस कंपनी से अपना लोन इन बैंक्स में ट्रांसफर कर सकते हैं जहां पर रेट कम होता है। इसमें फायदा बहुत होता है और ये प्रोसेस जो है वो आपको थोड़ा फायदामंद है, क्योंकि इनिशियली जो लोन नहीं मिल रहा है जिस बैंक से, उसी में आप अपना लोन ट्रांसफर करके अपना इंटरेस्ट रेट कम करवा सकते हैं ताकि नुकसान कम हो। और इनिशियली जो लोन मिलना मुश्किल रहता है लेकिन जरूरी रहता है, तो वो जरूरी आप फाइनेंसिंग कंपनी से पूरी करके उसको बाद में बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं अच्छा रीपेमेंट हैबिट्स के लिए। ये रीपेमेंट हैबिट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर चेंज होता है। जैसे उसमें सिबिल स्कोर है, एक्सपीरियंस स्कोर है, ये सब पॉइंट्स देते हैं 900 800 इस रेंज में। तो सिबिल स्कोर अगर देखा जाए तो अगर 900 में आपका सिबिल स्कोर 750 780 800 इससे ऊपर है तो वो अच्छा सिबिल स्कोर माना जाता है। और वो वैसे मेंटेन करने के लिए आपका रीपेमेंट हिस्ट्री या रीपेमेंट हैबिट्स जो है ये सही रहना चाहिए। मतलब टाइम पे ईएमआई पे करना, टाइम पे लोन पे करना, ये रीपेमेंट हैबिट्स के वजह से आपका दूसरा लोन मिलना आसान होता है, या इस तरह की ट्रांसफर आसान होता है, या एक और फायदा हो सकता है जो अगले पॉइंट है हम बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट रेट कम कराए। जैसे जब आप लोन लेने के लिए ट्राई करते रहते हैं तो आप उस टाइम बैंक मैनेजर या बैंक का कोई भी पर्सन जो आपसे बात कर रहा है उनको बोले कि मेरा सिबिल स्कोर अच्छा है। जैसे अगर आप क्रेडिट कार्ड ले चुके हैं तो हर मंथ आप टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप लेट कर रहे हैं, तो वैसे आपके क्रेडिट का सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा। तो आप बोल सकते हैं कि मैं अच्छे से चुकता करता हूं और मेरा इनकम भी स्टेबल है, तो आप इंटरेस्ट रेट कम करो। या फिर अगर आप ऑलरेडी लोन ले चुके हैं तो उस बैंक के मैनेजर को आप मेल कर सकते हैं या डायरेक्टली उस ब्रांच में जाकर बात कर सकते हैं कि मैं इतने अच्छे से चुकता कर रहा हूँ। या तो आप बोल सकते हैं कि अदर बैंक में मुझे कम इंटरेस्ट रेट पे ऑफर हो रहा है, या आप उनसे मोल भाव कर सकते हैं। हम इंडियंस हैं, बिना मोल भाव के हमको कहीं कुछ लेना नहीं चाहिए, तो आप मोल भाव कीजिए कि हाँ मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कीजिए। यहाँ पर एक चीज बोलना बहुत जरूरी है, एक क्रेडिट कार्ड रखना इसके लिए फाइनेंशियली एक गुड हैबिट है, बट नॉट विथ अ ग्रेटर लिमिट। बहुत सारे कंपनीज या बैंक्स आपको क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करते हैं आपका सैलरी के हिसाब से 2 लाख 3 लाख के लिमिट से भी, और क्रेडिट कार्ड है बोल के आप हर जगह स्वाइप करते रहते हैं, सब चीज को खरीदते रहते हैं, और बिल में आपको ये ऑप्शन आता है कि मिनिमम इतना पे करो फिर आगे जाओ। लेकिन वो मिनिमम अमाउंट पे करने से क्या हो जाता है, जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर आपको हर महीना इंटरेस्ट होते जाता है। हर महीना 3% मिनिमम इंटरेस्ट भी समझे तो साल में वो 12 3 36% हो गया, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो यहाँ पर हेल्थी हैबिट क्या है, छोटा लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड रखे, या बड़ा लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड मिला भी हो उसमें से कम ही यूज करे, और उसमें से उतना ही यूज करे जितना आप हर महीने आसानी से बिल चुका पाएंगे। जितना बिल अमाउंट आता है उतना अगले महीने में ड्यू डेट के अंदर चुकता कर दीजिए। और इसके वजह से क्या है, आपका सिबिल स्कोर अच्छे से मेंटेन रहता है, 750 के ऊपर मेंटेन रहता है। चाहे कोई भी मेट्रिक लेंगे आप रीपेमेंट हैबिट्स देखने का, वो स्कोर अच्छा मेंटेन रहता है। उसके वजह से आपका इनिशियल लोन में इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, और एक ये भी चीज होता है कि जैसे ये बोली है, लोन लेने के बाद रेगुलर रीपेमेंट्स करते रहेंगे, उसके साथ क्रेडिट कार्ड का भी पूरा चुकता करते रहेंगे, तो उसके वजह से ऑलरेडी जो आप अच्छे से मेंटेन करते रहते हैं वो सिबिल स्कोर क्रेडिट स्कोर और ऊपर जाता है। तब आप बैंक से ये बात कर सकते हैं कि देखो मेरा क्रेडिट स्कोर इतना बढ़ गया है, तो इसके हिसाब से मेरा थोड़ा और इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादा अवधि, ज्यादा टेन्योर जैसे 20 ईयर्स 30 ईयर्स का अगर आप लोन लिए हुए हैं तो उसमें आपको 0.5% 1% का इंटरेस्ट रेट भी आपको बहुत सारा टेन्योर कम करने या ईएमआई का अमाउंट कम करने में फायदेमंद हो सकता है। कम ईएमआई मतलब कम नुकसान। इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए ताकि हम मोल भाव कर सके। और ऐसा नहीं है कि आपका कोई मन पसंदीदा बैंक है, भले ही वो कितना भी इंटरेस्ट बोल रहा है, लेकिन नहीं, वो मन पसंदीदा बैंक है, हम आंख बंद करके उसको उतना इंटरेस्ट पे मान गए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें मन किसी का नहीं बढ़ाना है, हमको मोल भाव करके जेन्युइन इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना भी है तो लेंगे। यहाँ पर एक और पॉइंट मुझे ऐड करना है
ये लोन जो लेते हैं, खास करके होम लोन जैसे लंबे लंबे सालों के लोन्स, उसमें आपको दो ऑप्शंस होते हैं, फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट या फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट। फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट पे अगर आप लेंगे तो फ्लोटिंग रेट से थोड़ा ऊपर के रेट में ही मिलता है, लेकिन बैंक आपको ये बोलता है कि इसमें एक सुविधा है कि कहीं मार्केट ऊपर भी हो गया तो आपका इतना ही इंटरेस्ट रेट रहेगा। लेकिन वहां पर प्रॉब्लम क्या होता है कि इस तरह की मोलभाव अभी जो बोली है वो नहीं कर सकते हैं। क्रेडिट स्कोर बढ़ गया तो इंटरेस्ट रेट कम नहीं करवा सकते हैं, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उसमें दूसरे चार्जेस ऐड हो जाते हैं वो प्रोसेस में। एक और ये भी चीज होता है कि मार्केट में कहीं रेट कम हो गया लेकिन आप ज्यादा ही इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इस मामले में फ्लोटिंग रेट ठीक रहता है, क्योंकि फ्लोटिंग रेट पे यूजुअली फिक्स्ड रेट से बहुत कम ही मिलता है। अगर फिक्स्ड रेट 12.2% मिल रहा हो तो फ्लोटिंग रेट में वही इंटरेस्ट 9.2-9.3% मिल जाता है। तो यहाँ पर वो फायदेमंद है। और मार्केट में अप्स एंड डाउन जिस तरह होते रहते हैं उसकी वजह से आरबीआई भी अपना बैंक रेपो रेट्स ये सब एडजस्ट करते रहता है और उसी के हिसाब से आपका क्रेडिट या लोन का इंटरेस्ट रेट भी कुछ बीपीए बेस पॉइंट्स के हिसाब से कम ज्यादा होते रहता है। तो इसमें क्या होता है, आपका फ्लोटिंग इंटरेस्ट रहता है तो मार्केट के हिसाब से कम हो सकता है, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शंस मिलते हैं कि या तो ईएमआई कम करवा सकते हैं या टेन्योर कम करवा सकते हैं। उनमें से एक ऑप्शन चूज करके या दोनों का एक कॉम्बिनेशन भी चूज करके आप अपना ईएमआई कम करवा सकते हैं, आप अपना इंटरेस्ट कम करवा सकते हैं जो आप अपने प्रिंसिपल लोन पे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक रिस्क भी है कि कभी मार्केट में प्रॉब्लम बढ़ गया तो उसके हिसाब से आपका फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। तो ये आपको मार्केट के हिसाब से या कोई फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस लेकर उनका अगले 5-10 साल में या 20 साल में मार्केट क्या क्या हो सकता है एक एस्टिमेट लेकर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट चूज करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो अगर आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है तो आप उसको फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है। जैसे कि हम पिछली बार देखे थे कोरोना के टाइम में बहुत ही रेट गिर गया था इंटरेस्ट रेट का, हालांकि अब बढ़ गया है लेकिन उस टाइम गिरा था तो आपको उस टाइम भी इंटरेस्ट कम देना पड़ा, ये एक फायदा होता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है डाउन पेमेंट ज्यादा करें। जब आप कोई भी चीज ले रहे हैं, जैसे आप फोन ले रहे हैं या घर ले रहे हैं या कार ले रहे हैं, जितना मैक्सिमम हो सके उतना डाउन पेमेंट करें। उससे क्या होगा, आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो कम जाएगा और आपका जो ईएमआई है वो भी कमेगा, इंटरेस्ट भी आपको कम देना होगा। जैसे आपको एक कार लेना है, थोड़ा वेट करें, अगर आप वेट कर सकते हैं वेट कीजिए। 5 लाख तक आपको अपने हाथ में रखना है, उसके बाद आप 12 लाख तक, बीच में 7 लाख तक आप ले सकते हैं लोन। अगर 12 लाख का कार है तो आप 5 लाख डाउन पेमेंट कर दिए तो आपको सिर्फ 7 लाख का ही आउटस्टैंडिंग बिल बना और ईएमआई आप चुकता कर रहे हैं। वही अगर आप सिर्फ 2 लाख दिए डाउन पेमेंट तो आपका नेक्स्ट 10 लाख जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरेस्ट के साथ ही पे करने का ऑप्शन है। तो ऐसे महंगे चीज, लग्जरी वाले चीज में थोड़ा ध्यान रख के खरीदना है हमें। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आजकल बहुत सारे फाइनेंस कंपनीज आपको इस हिसाब से लोन्स देंगे कि 0 डाउन पेमेंट से आप बाइक ले सकते हैं, 0 डाउन पेमेंट पे ये चीज खरीद सकते हैं, वो चीज खरीद सकते हैं। आप ये सोचेंगे कि हाँ मुझे बिना पैसा दिए वो चीज खरीद सकता हूँ, फिर बाद में मैं ईएमआई भर दूंगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि 0 डाउन पेमेंट मतलब उसका पूरा वैल्यू जो है वो आपको लोन ही बन रहा है। तो जैसे ये बोली है 2 लाख के बदले 5 लाख डाउन पेमेंट कीजिए 12 लाख के कार के लिए। घर लेना है तो 10 लाख के बदले 15-20 लाख डाउन पेमेंट कर दीजिए। इसके वजह से क्या होता है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट और उसी हिसाब से आपका इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। तो इंटरेस्ट के रूप में जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अब बात करेंगे, अगर मान लीजिए आपका ईएमआई एक फिक्स्ड अमाउंट है लेकिन आप उतना नहीं दे पाएंगे, जैसे आप अगर 20 इयर्स के लिए चुन रहे हैं तो आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना होगा, लेकिन अभी आपका इनकम उतना नहीं है कि हर महीने उतना दे सके। तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, अगर आपका रिटायरमेंट का 30 इयर्स 34 इयर्स है तो आपको बैंक सुविधा देगी कि आप 20 इयर्स के जगह पे 30 इयर्स का ऑप्शन चूज कर लीजिए। तो उस टाइम आपका क्या होगा, ईएमआई कम हर मंथ जाएगा, आपके ऊपर बर्डन कम रहेगा। और बाद में जैसे जैसे आपका इनकम बढ़े तो आप ईएमआई बढ़ा लीजिए या फिर आप साइड से पार्ट पेमेंट कर दीजिए, तो होगा ऑटोमेटिक वही कि आपको कम ईएमआई, स्टार्टिंग में आपको बर्डन कम रहेगा, आपका ईएमआई आगे जाके बढ़ा दीजिए
तो वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन हाँ ये है कि आपको इंटरेस्ट उस केस में ज़्यादा देना होगा। यहाँ पर वॉरेन बफेट एक चीज बोलते हैं, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट और वन बास्केट, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखिए। वो बास्केट अगर गिर गया तो क्या हुआ, गया सारे अंडे। तो इसका मतलब ये है कि आपका इनकम जितना भी आता है, महीने का जितना भी पैसा आता है, वो एक ही सोर्स से नहीं आना है। तो आपको मल्टीपल सोर्सेस रखना है, मिनिमम 2-3 सोर्सेस से आपको पैसे आने जैसे रखिए, ताकि एक सोर्स में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो बाकी 2 सोर्सेस से आपका मिनिमम लाइफ जो है, नॉर्मल लाइफ जो है वो चलते रहता है। उसके बाद है कैसे हम लोन को कम कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, आजकल क्रेडिट कार्ड हमें 1 लाख लिमिट वाला मिल जाता है। अब हम क्या किए, 70,000 80,000 का एक लैपटॉप पसंद आया, ले लिए। अब अगर ले लिए तो आप अगर उस अमाउंट को EMI में कन्वर्ट नहीं किए तो आपको 3% का चार्ज इंटरेस्ट आपको हर मंथ लगेगा, मतलब 36% का एनुअल। लेकिन वही अमाउंट को आप अगर EMI में कन्वर्ट कर लेंगे 6 मंथ या 8 मंथ, तो आपको 9% 10% का इंटरेस्ट लगा और उसको आप आसानी से हर महीने चुकता कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के अगर चंगुल में फंस गए हैं तो अभी जाके उस अमाउंट को, टोटल आउटस्टैंडिंग बिल को जल्दी से EMI में कन्वर्ट करवाएं और तब आप आसानी से उसको चुकता कर पाएंगे। नहीं तो आप हर मंथ कुछ कुछ पैसा डालते भी रहेंगे, लेकिन आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आप देखेंगे उतना ही पड़ा हुआ है। आप सोचने लगेंगे हम इतना पैसा भी दे रहे हैं और फिर भी मेरा आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट क्यों नहीं कम रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका क्रेडिट कार्ड बिल जो है, या आप एक बार में सिंगल पेमेंट में जो डिवाइस खरीदे हैं उसका पैसा अगर नहीं चुका पाए, EMI में कन्वर्ट करने की वजह से आपका ही फायदा है, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो अनपेड अमाउंट बन जाता है। वो पूरा अनपेड अमाउंट का हर महीना 3% लग जाता है। वही अगर EMI में कन्वर्ट करेंगे तो पूरा अमाउंट पे 10% ही देना पड़ेगा। उसके बाद है जैसे जैसे आपका आय बढ़े, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़े, EMI को बढ़ाते जाइए। अगर EMI बढ़ाने के लिए आप जा रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं, आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। पार्ट पेमेंट करने में कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होता है। एक एग्जांपल बताऊंगा कि अगर आपका सैलरी 1 लाख है पर मंथ और आपका EMI है कहीं 30-35 हजार पर मंथ, अगले साल आपका इंक्रीमेंट हो गया या प्रमोशन हो गया, आपका सैलरी 2 से 2.5 लाख के आसपास हो गया, तो अभी आप ज़्यादा अमाउंट EMI में पे कर सकते हैं। तो ये जो फायदा मिला है आपको, ये नहीं सोचिए कि मेरा ज़्यादा पैसा बच रहा है, लेकिन उसमें लोन में जो जा रहा है उतना जा ही रहा है। तो वो आपको क्या कर सकते हैं, आप उसको EMI बढ़ा सकते हैं, बैंक को बात करके कि मेरा अभी EMI अमाउंट बढ़ा दो ताकि मेरा टेन्योर कम हो सके। तो ये चीज़ जब आप करेंगे, आपका लोन जल्दी खत्म होता है और आप इंटरेस्ट में कम पैसा दे रहे हैं। जब आप पार्ट पेमेंट करते हैं तो आपसे एक ऑप्शन पूछा जाता है कि अब आप EMI घटाना चाहते हैं या फिर टेन्योर। ये जो अमाउंट आपने पे किया, इससे कौन सा चीज आपको इफेक्ट करना है, EMI या टेन्योर। तो उस टाइम बहुत लोग क्या करते हैं कि EMI सेलेक्ट कर लेते हैं, चलो मुझे कम पैसा देना होगा नेक्स्ट मंथ से। वो बिल्कुल नहीं कीजिए। अगर आप नेक्स्ट मंथ से कम पैसा देने के लालच में EMI को इफेक्ट करने के लिए बोल दिया बैंक में, तो क्या होगा, आपका टेन्योर जो पहले 30 इयर्स है अगर या 20 इयर्स है, तो वो टेन्योर आपका 20 इयर्स ही रह जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, टेन्योर पे इफेक्ट हो वैसे आपको बैंक को बोलना है। तो उससे क्या होगा, 20 इयर्स का जो आपका लोन है वो टेन्योर कम के, मान लीजिए आपने 6 मंथ का किया पेमेंट या जो भी, वो 1 ईयर हर ईयर आप जैसे जैसे पैसा देंगे 15 इयर्स तक आप कर सकते हैं, 10 इयर्स में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरा है कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल को बहुत ही ज़्यादा हाई फाई करके रखे हैं और बेफजूली का खर्च कर रहे हैं, तो उसको भी रोक के पहले आप EMI सबको अच्छे से मेंटेन करके चुकता कर दीजिए। उसके बाद आप फ्रीली लाइफ जिए, जितना लग्जरी जीना है जिए, लेकिन EMI पर नहीं जिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।